अरे कौन से गटर से तुझे उठा के लेके आए हैं, कैसे कैसे संबंधों से तुम्हारे जैसे बच्चे पैदा होते हैं। चीज़ें इतनी ख़राब हो गई कि मुझे घर छोड़ना पड़ा। 300-350 रुपये मेरे पास था, मेरे जेब में था, पूरा महीना उसमें मुझे निकालना था। बहुत शॉर्ट टेम्पर थे, उन्होंने मुझे इतना मारा, खून तक निकला। तो मेरे हस्बैंड मुझे वैसे ही खून से लथपथ मुझे देखते रहे, उन्होंने कोई एक्शन नहीं ली। तो मैं 6 दिन तक भूखी प्यासी वहाँ पे थी। ये आभास होने लगे और उस सिचुएशन में मैंने खुद को पंखे से लटका के मैंने सोचा कि ये कब तक ऐसी जिंदगी में जीती रहूंगी। मेरा लॉकडाउन के सिचुएशन में मैंने मेरा बिजनेस फिर से स्टार्ट किया। ये संघर्ष है वजूद बनाने का। गटर से निकली हुई बच्ची है तू, तेरी जगह पे कोई लड़का होता ना तो शायद मुझे अच्छा हो जाता। इस तरह की कोई चीज़ें कोई माँ बाप अपने बच्चे को बोलता है तो वो उस बच्चे के छोटे से मन पर, निरागस मन पर इतनी तकलीफें होती है, ये कोई नहीं समझ सकता। कुछ साल पहले शायद कोई मुझे एक अनाथ, एक कुपोषित बच्चा समझ रहा होगा, पर आज मैं वो नहीं हूँ। मैंने ये दौर कैसे गुजारा है, एक अनाथ बच्चे से लेकर आज एक एंटरप्रेन्योर तक का मेरा सफ़र क्या है, आज आपके सामने बताने जा रही हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है आनंदी, मतलब कल्पना वंदना। मुझे पता नहीं है मेरा जन्म कहाँ हुआ, क्योंकि मैं जब छोटी थी, जब मुझे एहसास हुआ, मुझे जिस घर में लाया गया उसके पहले मैं एक पुलिस स्टेशन में थी और रिमांड होम जिसे बोलते हैं। जब मैं 2.5 साल की थी, मुझे लाया गया एक घर में। एक सिंगल पेरेंट थी मेरी माँ और मैं बहुत खुश थी, शायद पता नहीं बट मैं खुश थी क्योंकि मुझे अच्छी फैमिली मिल गई थी, मुझे घर मिल गया था, मेरे घर में काफ़ी लोग थे, काफ़ी अच्छा चल रहा था कुछ साल तक। 13-14 साल की थी और चीज़ें बदलने लगी। मेरी माँ पता नहीं, माँ के कुछ प्रॉपर्टी या फिर समथिंग कुछ प्रॉब्लम्स थे घर वालों के साथ, कुछ रिश्तेदारों के साथ, या पता नहीं वो कौन से दौर से गुजर रही थी उस टाइम, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। बट उस सब का गुस्सा वो मुझ पे उतारने लगी, मुझे दोष देने लगी, उस चीज़ के लिए वो मुझे कोसने लगी। मैं काफ़ी छोटी थी, एकदम इनोसेंट सी बच्ची, और मुझे ये बोला जाता था कि अरे कौन से गटर से तुझे उठा के लेके आए हैं, कैसे कैसे संबंधों से तुम्हारे जैसे बच्चे पैदा होते हैं, पता नहीं, तुम्हारी जगह पे कोई लड़का होता तो काफ़ी अच्छा होता, एक लड़की लाके हमने कितनी बड़ी मुसीबत पाल ली है। वो छोटे बच्चे के मन पे क्या असर होता है ये कोई सोच नहीं सकता। मेरी परवरिश हो रही थी ठीक ठाक से, 14 साल तक सब कुछ अच्छा था, उसके बाद चीज़ें बदलने लगी। 10वीं के बाद मुझे चीज़ें इतनी ख़राब हो गई कि मुझे घर छोड़ना पड़ा। मैंने टेलीकॉम सेक्टर में काम किया, फ्रंट डेस्क पे ऑफिस में काम किया, रजिस्टर्ड ऑफिस में काम किया। उसके बाद मैंने ऐसे छोटी छोटी जॉब मैं करती थी, कुछ पैसे जमा किए, मैं जॉब कर रही थी, उसमें से पैसे जमा किए। फिर मैंने 12th का एग्ज़ामिनेशन दे दिया, फिर मैं 12th पास हो गई और मैंने जर्नलिज़म में कोर्स लेने का डिसीजन ले लिया। उसके लिए मैंने एडमिशन ले लिया मुंबई के एक कॉलेज में, और जर्नलिज़म करते टाइम भी मैं जर्नलिज़म में अपना काम करना मैंने शुरू कर दिया। मैं एंटरटेनमेंट के बारे में लिखती थी, मैं टेक्नोलॉजी के बारे में लिखती थी, मैं एजुकेशन के बारे में लिखती थी। सो मुझे ऐसा लगा कि मैं जो चाहती हूँ मिसिंग है। कभी एडिटिंग में जाता था, मैं क्या चाहती थी पता नहीं, किधर ना किधर दिल के अंदर से मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे खुद के लिए काम करना है, और इसके लिए मैंने उस तरफ से कोशिश करना शुरू की कि मैं खुद के लिए काम कर सकूं, मैं खुद का बिजनेस कर सकूं। और उसी टाइम मुझे एजुकेशन भी मुझे कंप्लीट करना था। सो मैंने महाराष्ट्र के एक छोटे सा सिटी कोल्हापुर में जाने का निर्णय ले लिया। मैं कोल्हापुर में गई, वहाँ पे मेरा लॉ का एजुकेशन में परस्यू कर रही थी। उसके बाद साइमल्टेनियसली मैंने इवेंट मैनेजमेंट के लिए अपने कदम रखना शुरू कर दिया, कोशिश करना शुरू कर दिया। वो काम नहीं बना, कुछ बिट्रे किया कुछ लोगों ने, और एक दिन मैं ऐसे उदासीन बैठी थी। 300-350 रुपये मेरे पास था, मेरे जेब में था, पूरा महीना उसमें मुझे निकालना था और रेंट भी तो भरना था। तो मैं परेशान हो गई कि अभी मैं क्या करूँ। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरा लाइफ का अप्रोच थोड़ा सा कैजुअल है, मैं दुख में ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाती। तो फिर, और मुझे साड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक है, मैं घर में भी कभी कभी साड़ियाँ पहन लेती हूँ। सो मैं उस टाइम डिस्टर्ब थी, तो मैंने सोचा कि
चलो, तो मैं ऐसे बन ठन के सवर के मैंने एक साड़ी पहनी और मैं महालक्ष्मी मंदिर हमारे कोल्हापुर में है वहां पे चली गई थी, और उसका एक फोटो मैंने सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। और वो फोटो देख के मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि ऐसी सेम साड़ी मुझे चाहिए। मैंने उसके पास से वो साड़ी के पैसे और कुरियर के पैसे एक्स्ट्रा लगा के उसको वो साड़ी भेज दी। और तब दिमाग में एक आइडिया आई और मैंने फिर उस रात को सोचा, मैंने प्लानिंग किया और मैंने उसी दिन 2018 के नवंबर में मैंने एक पेज शुरू किया जिसका नाम दिया मैंने तोरा। तुरंत ही मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया, सब लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ली सबसे पहले। उसके बाद मैंने उस पे साड़ी बेचना चालू किया। फिर धीरे धीरे कॉन्टैक्ट्स बन गए, तो साड़ी के साथ कोल्हापुर के मैंने उसमें एकदम डिटेल्स में जाके मैंने साड़ी के साथ ज्वेलरी, कोल्हापुरी चप्पल, ऑर्नामेंट्स, ऑर्गेनिक जैगरी, ये सब चीज़ें मैंने तोरा के माध्यम से लोगों को देना शुरू किया। आज तोरा को तीन साल कंप्लीट हो चुके हैं और आज मैं कई नेशनल और भारत की कई जगहों पे इसका विस्तार हो चुका है और इंटरनेशनली भी मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं। उस टाइम मेरी एक दोस्त थी, उसने हमेशा मुझे ऐसे बोला जाता था कि हाँ शादी कर ले तो तेरे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सो मेरी हर टाइम मेरा यही सवाल रहता था, किससे शादी करूं। मेरी दोस्त के पास उसका जवाब था इस टाइम कि एक लड़का है, काफी उम्दा है, अच्छा है, घर परिवार सब अच्छा है, तो आप शादी कर लो। फिर वो देखने आया और एक अरेंज मैरिज के तौर पे मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मैं काफी खुश थी कि अभी मेरी जिंदगी बदल जाएगी। अभी मैं एक नए मुकाम पे पहुंच गई हूँ कि ठीक है, मेरी जो फैमिली की जो भूख है, एक फैमिली से कनेक्ट रहने की, मुझे जो फैमिली कभी मिल नहीं पाई, शायद अभी मुझे वो मिल जाएगी। मैं दुनिया की सबसे खुश लड़की थी उस टाइम। पर अफसोस, जब यही चीज खुश जितनी मैं शादी के वक्त थी, उतनी ही तकलीफें मुझे इस शादी से मिली। लगभग शादी 8 महीने ही चली। इस 8 महीने में मेरे हस्बैंड ने कई बार मुझे मेरी स्त्रीत्व का अपमान किया। उसने शुरुआत के कुछ दिन ठीक ठाक थे, बट उसके बाद उसने मुझे मारा काफी बार, मुझे उसने मारा काफी बार, उसने घर से बाहर निकाला। एक भारतीय नारी, एक पतिव्रता भारतीय नारी के जैसे आज न कल ये सिचुएशन बदल जाएगी। आज न कल मेरे पति के बिहेवियर में बदलाव आ जाएगा। आज न कल उनको समझ में आ जाएगा कि अरे अपनी पत्नी अपना तकलीफ में है, या फिर उनकी सोच में कुछ बदलाव आ जाएगा। ये सोच के मैं 8 महीने तक वो सब तकलीफें सहन करती रही। पर हर चीज की एक हद होती है, सहन करने की भी एक हद होती है। लॉकडाउन का समय था, मेरे हस्बैंड से मुझे उम्मीद थी कि हाँ वो मेरे साथ समय बिताए, वो मुझे बिजनेस में हेल्प करे, लेकिन उनका ऐसा कोई मेरे बिजनेस के प्रति, मेरे काम के प्रति ऐसा उनका कोई लगाव नहीं था। वो अपने नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में जूझ पड़े थे। ऐसे में वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थे। उन्होंने मुझे इतना मारा, खून तक निकला। मैंने उनके बहन से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे ही ब्लेम किया कि तुमने ही कुछ बोला होगा। आज भारत की कई महिलाएं इस प्रॉब्लम से जूझ रही है, डोमेस्टिक वायलेंस जिसको कहते हैं। हर बार मैं यहाँ पे ये नमूद करना चाहती हूँ कि हर बार पति आपको मारे वही सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस, उतना ही सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता। आपको मेंटली जो टॉर्चर किया जाता है, आपको आपके छोटी छोटी चीजें, ये आपका हक होती है। आपका पति आपका सम्मान करे, आपके फैमिली आपका सम्मान करे, आपके इन-लॉज आपका सम्मान करे, ये सबसे बड़ी बात होती है। अगर आपको बार बार आपके घर वालों से लेके, आपको खाने पीने से लेके, हर चीज से लेके टोका जा रहा है, आपको मूर्ख, बेअक्ल ऐसे संबोधित करके आपको अगर तकलीफ दिए जा रही है, आपके मन में आपके मन की बात को अगर रिस्पेक्ट नहीं दे जा रहा है, तो उससे भी डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। हम लड़कियों को ये सब चीजें मुझे तब नहीं पता थी, ये सब चीजें मुझे उस टाइम नहीं मालूम थी। आज न कल परिस्थिति में सुधार आ जाएगा, हस्बैंड का बिहेवियर बदल जाएगा, इसके लिए मैं सहन तो कर रही थी। लेकिन जिस दिन
बात सर के पानी सर के ऊपर चला गया। मैं इतना परेशान थी, इतना तकलीफ में थी, और मेरे हस्बैंड मुझे वैसे ही खून से लथपथ मुझे देखते रहे, उन्होंने कोई एक्शन नहीं ली। मुझे तकलीफ हुआ इतनी बार। लॉकडाउन के समय उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाला था, तो इस बार मैंने एक बार स्टैंड ले लिया। दुर्गा किधर से आई पता नहीं मुझ में। मैंने उनको बोला इस टाइम फॉर अ चेंज आप घर के बाहर जाओ, आप जाके देखो। ये बोलने के बाद मेरे हस्बैंड चले गए, सच में चले गए। मैंने उनको निकाला घर से बाहर, वो चले गए। फिर एक मेरा ही पत्नी का दिल नहीं माना, मैं उनको लेके आ गई वापस। मैंने फिर उनको समझाने की कोशिश करी। मैंने उनसे फिर एक अच्छा संसार बनाने के लिए, एक अच्छे से एक घर गृहस्थी का, कितना अच्छे से हम घर गृहस्थी चला सकते हैं, कितना अच्छे से हम रह सकते हैं, ये बताने की कोशिश की। लेकिन मेरी कोशिशें नाकाम रही, और एक दिन मेरे हस्बैंड मुझे अकेला वहां पे छोड़ के घर से निकल गए, वापस आए ही नहीं। उनके जाने के बाद उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। मेरे पास पैसे नहीं थे, लॉकडाउन का सिचुएशन था, वापस मैं कंगाल थी, कुछ भी नहीं था। इतना तक कि मेरे पास खाने के लिए कुछ अन्न नहीं था। तो मैं 6 दिन तक भूखी प्यासी वहां पे थी। और उसी समय मुझे हेलुसिनेशन होने लगे, भास होने लगे, आभास होने लगे। और उस सिचुएशन में मैंने खुद को पंखे से लटका के खुद को फांसी लगा के खुद का जीवन यात्रा समाप्त करने की भी कोशिश की। लेकिन किसी वजह से मैं उससे बच निकली। एक सिचुएशन ऐसी आई कि मुझे घर मालिक ने बोला आपके हस्बैंड घर का भाड़ा नहीं भर रहे, तो उन्होंने मुझे घर से जाने को कहा। तो मैंने बोला और अगर मैं नहीं जाऊंगी तो पुलिस भिजवा के वो मुझे घर से निकाल देगी, ऐसा उन्होंने कहा। मेरे पास सिचुएशन ऐसी गंभीर थी, तो मैं वापस कोल्हापुर चली गई। मैंने सोचा कि ये कब तक ऐसी जिंदगी में जीती रहूंगी। सो मैंने मेरे एक दोस्त से मेरी उस टाइम बात हो गई। उन्होंने मुझे 6,000 रुपया दिया, क्योंकि मेरे पास खाने के लिए अन्न नहीं था। वो 6,000 रुपये में से 3,800 रुपये का तो मैंने तोरा के लिए सामान लाया, और बचे पैसों का थोड़ा बहुत मेरे खुद के लिए खाना पीने का सामान लाया। और मैंने मेरा लॉकडाउन के सिचुएशन में मैंने मेरा बिजनेस फिर से स्टार्ट किया। मैं लॉकडाउन के सिचुएशन में हर जगह पे जहाँ संचारबंदी रहती थी, मैं थोड़ा सा दूर के कुरियर सर्विस में जाके मैंने वहाँ पे मैं खुद चली जाती थी। पुलिस का डर रहता था, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपना बिजनेस चालू रखा। पहले से मेरी कोशिश रही है कि एक्चुअल कारागिरों से काम लेके उनको उनका काम का बेनिफिट मिले, ये मेरी कोशिश रही। तो इसकी वजह से सक्सेस भी अच्छा खासा मिला। आज तोरा को 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। आज जिंदगी कहीं ना कहीं तो बदल रही है। थोड़ी बहुत तो 19-20 तकलीफें सबको है, संघर्ष सबको है, लेकिन ये संघर्ष सिर्फ खुद का नहीं है, ये खुद के वजूद का है। ये संघर्ष सिर्फ खाने का नहीं है, ये संघर्ष सिर्फ जीने का नहीं है, ये संघर्ष है वजूद बनाने का। आपकी कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कि आपकी कोई गलती ना होते हुए भी आपको काफी सारी चीजें आपको सहन करनी पड़ती है। पर मैं सबसे ये प्रार्थना करूंगी कि ये भी दिन चले जाते हैं। एक पॉइंट आता है अपने लाइफ में कि वाई मी, ऐसा सवाल अपने को आ जाता है। वो पॉइंट पे शांत रहो, थोड़ा सा सोचो, गिव अप मत करो, क्योंकि जब सवाल वजूद का आता है आपको चलना है, चलते रहना है, यही मैं कहूंगी। और बी स्ट्रांग एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू। उन्होंने मेरा CV लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया। बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता। मेरा नाम लक्ष्मी वर्मा है। मैं बेसिकली फिरोजाबाद यूपी से हूँ। फर्स्ट टाइम जब दिल्ली आई तो मेरा पहला इंटरव्यू था, तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इंट्रोड्यूशन में क्या बोलते हैं मुझे ये नहीं पता था, तो मैं चुप हो गई। तो उन्होंने मेरा CV लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया। बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे मुंह पे तमाचा दिया हो, और मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उससे कुछ बोल भी नहीं सकती थी। तो फिर मैंने CV लिया और लौट के चली आई। फिर उसके बाद तो फिर मैंने इंटरव्यू ही नहीं दिए। इंग्लिश लगता तो था ज़रूरी है, कोशिश भी की, सीखूंगी, ट्राई भी किया। 1-2 बार किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया। तो फिर प्रॉब्लम क्या होती थी, इंस्टीट्यूट में जाना होता है,
फिर इतना टाइम नहीं होता था कि पढ़ना भी होता था और जॉब्स भी करनी होती थी। सब कह देते इंग्लिश सीखने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, माहौल चाहिए होता है, लोगों से बात करोगे तभी आएगी। अब बात करने के लिए भी तो वो लोग होने चाहिए जो आपसे बात करना चाहें। मैं जोश टॉक्स की वीडियोस देखती थी मोटिवेशन के लिए। तो लास्ट में एक एडवर्टाइजमेंट था, तो वहाँ पे बोला था कि हमारे एक ऐप है जो स्किल का, तो आप उसे डाउनलोड करिए। तो मैंने सब्सक्रिप्शन कर लिया, और लेकिन सब्सक्रिप्शन की अमाउंट भी इतनी नॉमिनल थी कि मैंने तो सोचा भी नहीं था इतने कम दाम में इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है। सबसे अच्छा जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा वो था प्रैक्टिस का, जो मुझे चाहिए था एक्चुअल में, जो मैं ढूंढ रही थी इतने टाइम से। तो अब ऐसा है कि मैं इतना एबल हूँ कि हाँ ठीक है, मैं बात कर सकती हूँ, इंटरव्यूज फेस कर सकती हूँ। नाउ आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। थैंक यू जोश। जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियाँ ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियाँ सिर्फ स्पॉटिफाई पर।